सभी को जोहार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का आपके अपने चैनल S4G पे स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं नागपुरी की अगली क्लास क्या है, सेट 6 से हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ये लेक्चर जब तक आपका महिला पर्यवेक्षिका आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, साथ ही जब तक सचिवालय एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग पूरे नागपुरी सिलेबस की मिक्स प्रश्नों के एक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या पूछे जा सकते हैं, क्या पूछा गया, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी तैयारी सुदृढ़ हो और आपके मार्क्स बेहतर आए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग नागपुरी की सहायक आचार्य साथ ही सचिवालय के मिक्स क्वेश्चन सेट 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन से पहले ध्यान रखिएगा क्या है, पेपर जो नागपुरी से जुड़ना चाहते हैं 6 to 8, साथ ही महिला पर्यवेक्षिका CGL के लिए 25 फुल लेंथ टेस्ट है। ऐसे में क्या है 11th आवर जिसको बोलते हैं, जिसको कीमती समय बोलते हैं, वैल्यूएबल टाइम बोलते हैं। ऐसे में क्या है आपको क्या है प्रैक्टिस करना जरूरी है। सफलता का बंडल और इधर नागपुरी का, दोनों से आपको है कोर्सेज से इन्वॉल्व होकर के अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम का टाइम है, मॉड्यूल चल रहा है 6 to 8 प्रिपरेशन चल रहा है। ऐसे में क्या है संडे को फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, जरूर लगाइए, अपनी रैंकिंग चेक कीजिए किस प्रकार की आपकी तैयारी है। और अगर किसी ज्यादा प्रॉब्लम हो, अगर किसी की तैयारी छूट रही है तो आप कोर्सेज से इनरोल होकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आइए पहला क्वेश्चन नागपुरी के ग्रामर से है और वाच्य से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो 3 मार्क्स को हम लोग देखते हैं। आज वाच्य से पता चला डायरेक्ट बेसिक से क्वेश्चन है। इस बार का जो सचिवालय में एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन जो होता है, जो फॉर्मूला है या फिर जो डेफिनेशन है उससे पूछा गया है। तो यहाँ पे वाच्य का डेफिनेशन चलिए बताइए। वाच्य से क्या पता चलता है, कर्ता कर्म भाव कर प्रधानता, कर्ता कर्म भाव मुताबिक क्रिया कर पुरुष वचन दुयो या कोनो नहीं, ये आपको क्या है बताना है। चलिए आप आंसर क्या है इसमें करके बताइए। वाच्य क्या है तो ध्यान दीजिएगा, वाच्य से पता चलता है कर्ता कर्म भाव कर प्रधानता, ये भी पता चलता है, साथ ही कर्ता कर्म भाव मुताबिक क्रिया कर पुरुष वचन किस प्रकार होगा ये भी पता चलता है। तो ये दोनों हो जाएंगे, राइट आंसर इज क्या है सी। तो आपके साइड में क्या है ध्यान दीजिएगा, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्या है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, जो भी नए हैं एक बार लाइक के साथ वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, ताकि क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। अगले क्वेश्चन आइए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर मुताबिक नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कतय भाग में करल जाए। VVI कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की क्या है प्रबल संभावना है। ये वीडियो इसलिए भी देखना है, नागपुरी का कुछ भी प्रैक्टिस कराते हैं या इसके बाद जो करंट अफेयर्स आएगा मेरे वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि उसमें हाईलाइट करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो आपके जहन में रहना चाहिए, उस पर आपका अटेंशन हाई होना चाहिए। क्लियर, तो भुवनेश्वर अनुज के हिसाब से नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, 4, 5, 6, 7। तो ध्यान दीजिएगा भुवनेश्वर अनुज के हिसाब से लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भाग में वर्गीकृत किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से कमेंट में आंसर करके आप बताइएगा। चलिए ये 5 भाग में वर्गीकृत किया गया है लोकगीत को। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि रस के हिसाब से भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को रस के हिसाब से 4 भागों में बांटा है। देखिएगा यहाँ लोकगीत है, अगर पूछ देगा सीधे थोड़ा डिफरेंस समझिएगा, पूछ देगा डायरेक्ट कि भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है, तो आप क्या बोलिएगा 5 भागों में। क्लियर, और अगर पूछ दे कि रस के हिसाब से डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है, तो क्या बोलिएगा 4 भागों में बांटा है। लोकगीत को 5 भागों में, रस के हिसाब से भुवनेश्वर अनुज के द्वारा ही लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भाग। कौन कौन है, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट के सेगमेंट में आते हैं, एकदम कान खड़े कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन के यहाँ पे, क्वेश्चन के साथ साथ जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं या उसके अलावा कुछ क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया जाएगा। जो जिस सेगमेंट में जिस क्वेश्चन में बताना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए S4G पे। आपका क्या है सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
और जिन्हें पता है वो कमेंट में क्या है आप आंसर भी कर सकते हैं। जागा जागा क्या, ठीक है, आपको कविता पढ़ना है। जागा जागा कविता में झारखंडी मन का कहल गलत है। जागा जागा कविता में झारखंडी को क्या बोला गया, वहां के लोगों को क्या बोला गया? वीर धीर सुसूत कमजोर और सौ बोला गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऑप्शन डी सौ जहां पे देखता है दियो देखता है लोग कर देते हैं, तो सौ मत कर दीजिएगा, यहाँ गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा। जागा जागा कविता के हिसाब से झारखंडी मन को क्या बोला गया? वीर धीर, झारखंड के वीर धीर जागा, ठीक है, वो कविता है, पूरा लाइन है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड की कविता में जागा जागा में झारखंडी मन को क्या बोला गया? झारखंडी के लोगों को या झारखंडी को क्या बोला गया है? वीर धीर बोला गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बेसिक प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिरसा कर याद में, बिरसा कर याद में शीर्षक कविता कर रचनाकार के एक क्वेश्चन इस बार जो एग्जाम हुआ था 3 क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए थे सचिवालय के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा 28 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो कविता या गीत के कौन किनके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बिरसा कर याद में रचनाकार कविता का रचनाकार के प्रफुल्ल कुमार राय, क्षितिज कुमार राय, सुरेश चंद्र राय, सुधीर कुमार राय। चलिए कमेंट में आप आंसर कीजिए। तो राइट आंसर इस क्या होगा? क्षितिज कुमार राय। जी हाँ, क्षितिज कुमार राय जो है बिरसा कर याद में कविता इनके द्वारा लिखा गया है। और भगवान बिरसा की श्रेणी सबसे उच्च है झारखंड में। तो ऐसे में क्या है प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे भी गए और बनने भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन गांव में प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म हुए है? आप सबों को पता है कि आपको क्या है कवि परिचय पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ देगा किसी को नहीं पता है। अभी तक तो क्या है जन्म मृत्यु से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको तैयार रहना है। गॉड नोज क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम तैयार रह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स देके जाएगा और आप गलत करते हैं तो -1 आपको देके जाएगा, आपको पकड़ के कंपटीशन से बाहर कर सकता है। इसलिए कोताही नहीं बरतना है। तो प्रफुल्ल कुमार राय का किस गांव में जन्म हुआ, तो किस गांव का नाम बताना है। जनवरा, पिठोरिया, पहाड़ बंगरू, उलिहातू, कोलीबिरा। तो ध्यान दीजिएगा प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुआ है? पहाड़ बंगरू। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, मृदा जी के बिहार कर कौन मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं? क्या है वो, कहां से किनको क्या सम्मान मिला है पूछा जाता है। कवि परिचय हम बताए भी हैं कहां से क्या सम्मान मिला, बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे जाकर के आप देख लीजिएगा। ऐसे में मृदा जी को क्या है, मृदा जी का पूरा नाम क्या है? नईमुद्दीन मृदा, ठीक है। बिहार का कौन मुख्यमंत्री से सम्मानित मिला है? राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, कलाधर सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान दीजिएगा नईमुद्दीन मृदा जी को क्या है लालू प्रसाद से सम्मान मिला है। एक और भी ध्यान रखिएगा, नईमुद्दीन मृदा जी जो है बड़ा अच्छा गायक है, नागपुरी गीत में भी ये बहुत अच्छी इनकी गला है, बहुत अच्छे ये गायन करते हैं। तो विहान फिल्म कर गाना लागिन प्रशस्ति पत्र भी मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा न सिर्फ नईमुद्दीन मृदा जी को लालू प्रसाद से सम्मान मिला है, बल्कि प्रशस्ति पत्र वहां के तत्कालीन राज्यपाल से भी मिला है। आप राज्यपाल क्या नाम है, उन राज्यपाल का नाम आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या राज्यपाल का नाम है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई कहीं से पूछ लीजिए हम तैयार हैं। तो पूछ हो सकता है कि किस फिल्म के गायन के लिए उनको क्या प्रशस्ति पत्र मिला है, तो क्या बोलिएगा विहान फिल्म के लिए नईमुद्दीन मृदा जी को प्रशस्ति पत्र मिला है। ऐसे भी पूछ सकता है कि विहान फिल्म के गायन के लिए किस कवि को क्या है, किस गायक को प्रशस्ति पत्र मिला है। दे देगा प्रफुल्ल कुमार राय, नईमुद्दीन मृदा जी, और भी 2 नाम आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो किनको मिला है? नईमुद्दीन मृदा जी। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नाटक में बदलाव लाइन के नावा रंग रूप के दले, क्या बोल रहा है ठाकुर विश्वनाथ। तो ध्यान दीजिएगा 2 क्वेश्चन आपका क्या था नाटक से, और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2 क्वेश्चन क्या था आपका बेसिक का नाटक से था। पात्र क्या, किस प्रकार निर्देशन, रूपांतरण किनके द्वारा लिखा गया, इससे संबंधित प्रश्न था। तो नाटक में क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन में घुसने से पहले उसके जो आउटलाइन से क्वेश्चन बनते हैं कराया गया है मेरे द्वारा, उस पर आप लोग फोकस करेंगे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नाटक में बदलाव किनके द्वारा लाया गया है? श्री अशोक पागल, डॉक्टर वीपी केसरी, दुयो कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोनों के द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का क्या है इसमें नया रंग रूप भरा गया है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन राजा मन राजभाषा का दर्जा दे रहे हैं?
चेरो, पलामू, नागवंशी, सिंहदेव। आप सबों को पता है क्या है, इसमें आंसर कीजिए कि नागपुरी भाषा में सबसे पहले किसको नागवंशी राजा के रूप में क्या है दर्जा दिया गया है, तो नागवंशी। ठीक है, नागवंश की क्या है नागपुरी राजभाषा थी। और इसमें सबसे फेमस नाम क्या है, याद रखिएगा, रघुनाथ नृपति। ठीक है, रघुनाथ नृपति। क्लियर, तो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जे काल से क्रिया या काम कर ढेर पहले खत्म हुए कर बोध हुए उके कह जाला। काल कुछ भी हो जाए, धरती इधर से इधर हो जाए, काल से आपका ग्रामर क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब रहेगा ही रहेगा। एक से दो क्वेश्चन रह सकता है, एक क्वेश्चन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है। अगर 12, 13, 15 चैप्टर हैं आपके ग्रामर में तो हो सकता है किसी का आपका मिस हो जाए, लेकिन ये चैप्टर मिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, रहता ही रहता है। आप एक से ज्यादा भी दो क्वेश्चन भी आप एज्यूम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नागपुरी का व्याकरण में काल। क्लियर, तो जे काल से क्रिया को बहुत पहले खत्म हो गया उसको क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, क्यों न, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। जी हाँ, जो काम बहुत पहले निमर गया है, निमरेक हो गया है, खत्म हो गया, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इपोरा उगांज, क्या बोलिएगा, इपोरा उगांज कौन विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सौभे। तो अधिकतर लोग सौभे कर देंगे, ये डी इज द रॉन्ग आंसर। क्या बोलिएगा, ई पूरा उगांज क्या है, कमेंट में आंसर करके बताइए। राइट देखिए क्या है, कमेंट में आप आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। जहां मैं वीवीआई बोलूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। आप मार्क करके रखिएगा अपने कॉपी में, जो मैं वीवीआई बता रहा हूँ वो हाईलाइटेड होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर आपको क्या है स्पेशल अटेंशन देना है। ई पूरा उगान क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या बोलेंगे, ई पूरा उगान सार्वनामिक विशेषण। तो आइए थोड़ा सार्वनामिक विशेषण को जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम मोय, तोय, आपने के छोड़ के जखन दोसर अन्य सर्वनाम के उस संज्ञा कर पहले आय के विशेषण कर काम करेला सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। क्या बोलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कौन सा, मोय, तोय, अपने इस सब को छोड़ करके कोई अन्य सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर के उस सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक बोलते हैं। ई आदमी, ऊ छुआ, ठीक है ना, उसको क्या संज्ञा का पहले आ रहा है, सर्वनाम की तरह काम कर रहा है और विशेषता भी बतला रहा है, ऐसे में क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। तो क्या है, कभी कभार डिफिनेशन से भी क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा इसका राइट डेफिनेशन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, बिंदुलिया रानी कहानी में राजा कैसे मत जा रहा है। बिंदुलिया रानी कहानी में राजा किस प्रकार का मत जाता है, तो मदहोशी में हो जाता है। क्या, दारू पी के, गांजा पी के, सांप कर बीच से, सौबे से। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदुलिया रानी में क्या है, बुढ़िया क्या भेजती है, सांप को भेजती है कि जाओ, क्या है, कितना पहर का बोलता है कि 7 पहर का या 4 पहर का, ऐसे उसको और बिंदुलिया को नींद दे देना और राजा को क्या है, डस लेना। तो वो क्या है, सांप कर बीच से क्या होता है, राजा मता जाता है। ठीक है, कहानी के बीच से क्वेश्चन है। अगला, छोटकी रानी लोक कथा कर संकलन करता के होके। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि छोटकी रानी पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन उसका कुछ बेस लाइन से पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन, तो गलती कर जाते हैं। तो उन सारे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, केपी सर के वीडियो में S4G के माध्यम से आपको मिलेंगे। छोटकी रानी लोक कथा संकलन करता के कई, डॉक्टर VP केसरी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर उमेश तिवारी, डॉक्टर राम प्रसाद। तो छोटकी रानी लोक कथा का संकलन करता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। जी हाँ, छोटकी रानी लोक कथा कर संकलन करता कौन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। और एक और चीज याद रखिएगा, छोटकी रानी लोक कथा नागपुरी लोक कथा साहित्य किताब में संकलित है। पूछ देगा छोटकी रानी, ये VVI कर लीजिएगा, छोटकी रानी लोक कथा का संकलन करता, तो क्या बोलिएगा, भुवनेश्वर अनुज। क्लियर। और पूछ देगा छोटकी रानी लोक कथा किस किताब में संकलित है, तो क्या बोलिएगा, नागपुरी लोक कथा साहित्य में। क्या बोलिएगा, नागपुरी लोक कथा साहित्य में की किताब में क्या है, छोटकी रानी कथा संकलित है। अगला क्वेश्चन, आजादी खातिर का होलक।
क्रांतिकारी ज्वाला धधलक, सौ वन प्रांते आदमी जागलें, आजादी खातिर तैयार भैलें, सौबे भेलक। चलिए बताइए आजादी खातिर क्या है, क्या क्या हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इज डी, आजादी खातिर क्रांतिकारी का ज्वाला भी धधका, सौ वन प्रांत जितने हैं सब जगह क्या है, आदमी मन जहां जहां रहते हैं जिस प्रांत में सब जगह वो लोग जागे, वन में भी जितने वो लोग भी जागे, आजादी खातिर तैयार हो गए। तो राइट आंसर इज द डी। आजादी खातिर गीत रचिता किन के द्वारा लिखा गया है, लाल रणविजय नाथ साहदेव। दो क्वेश्चन बना, एक ये क्वेश्चन और दूसरा पूछ देगा कि आजादी खातिर किसके द्वारा लिखा गया है, तो लाल रणविजय नाथ साहदेव के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अगला, संवत 65 साल कराकाल, संवत 65 साल कराकाल कर तुलना के कर से करल गलत है, क्या है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस कविता के हिसाब से बोल रहा हूँ। संवत 65 साल कर कविता से क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस संवत 65 साल कर अकाल कर तुलना किससे किया गया है, बिन पानी कर मछली नियर, क्या है आपका दिनहीन आदमी नियर, व्याकुल प्राणी नियर और सौवे। चलिए आप आंसर कीजिए कमेंट में। तो ध्यान देंगे संवत 65 साल जो है आपका, संवत 65 साल कराकार का तुलना किससे किया गया है, तो बिन पानी का मछली, ठीक है। अगर मछली को जल से निकाल दिया तो किस प्रकार तड़पेगा, उस मछली जैसा। दिनहीन आदमी जो एकदम जिसका कोई नहीं है, कुछ नहीं, एकदम निताश हताश उदास, उस प्रकार का। व्याकुल एकदम, पानी की अगर आपको बहुत प्यासा आदमी तो प्यासे के बिना कैसे हो जाता पानी के बिना, वैसा एकदम व्याकुल प्राणी। तो सारे चीजों के लिए क्या है, ये वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अबर में सौग जबर का अर्थ है, क्या बोल रहा है, अबर में सौग जबर का अर्थ है कमजोर व्यक्ति को सब दबाता है, कमजोर व्यक्ति को भी व्यक्ति भी सबल हो जाता है, कमजोर को जबर द्वारा सहायता दी जानी चाहिए, इनमें में से कोई नहीं। क्या है, ये मुहावरा से क्वेश्चन है, मुहावरा लोकोक्ति भुजबल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए मैं बोले कि ये मिक्स प्रश्न है, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नागपुरी का 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के हर बार में उपस्थित होता हूँ, हर वीकेंड उपस्थित होता हूँ। ये 6 है, जब तक एग्जाम नहीं होगी, पहले ये महिला परीक्षा की है, उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका सचिवालय का आएगा। तब तक जब तक सचिवालय एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक ये टील कंटिन्यू रहेगा। तो अबर में सब जबर का मतलब क्या होता है, कमजोर व्यक्ति को सब दबाता है। अबर में सब जबर वही है, क्या है कि जो जिसको जहां मौका मिलता है कमजोर को वो दबाता है, सप्रेस करता है। अगला क्वेश्चन, बाबा कर अंगना में एक गच, बाबा कर अंगना में एक गच, नीम पहरे पहरे नीमा डोल लें, आधा आंखें नींदा नहीं, आयो आंखें नींदा नहीं रे। प्रस्तुत गीत का खन गावल जाएला। थोड़ा सा मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI की श्रेणी में रखना चाहूंगा। अगर आप 28 जनवरी की बात करें, जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रकार के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और 100% है कि आपका इस प्रकार का प्रश्न जो गीत है किससे संबंधित है। 2 से 3 प्रश्न इस बार जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, चाहे महिला परीक्षा हो या फिर आपका सचिवालय हो, आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बताइए इस प्रकार का गीत किससे संबंधित है। घर उड़ाही के समय, जब घर उड़ाही करते हैं उसमें गाया जाता है। बिहा कर समय, छठी कर मौका पे है, और गर्मी में लोग क्या है अपना आंगन में बैठ करके पेड़ के नीचे गाते हैं उदासी गीत। बताइए किसका गीत है। बाबा कर अंगना में गच, नीम पहरे पहरे नीमा डोलें, आधा आंखी नींदा नहीं, आयो आंखें नींदा नहीं दे। ये क्या है, बिहा कर मौका पर, बिहार के अवसर पर ये सब गीत गाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है कि जब बेटी बिहार आता है तो घर में देखते हैं 10-15 दिन, महीना भर पहले क्या माहौल रहता है, चाहे वर्कलोड हो या चीजों को मैनेज करना हो, चीजों को अच्छे से बिताना हो, उनको विदा करना हो, तो आयु आंख में नींद कहाँ से होगा। ठीक है, नीम का पत्ता धीरे डोल रहा है, गर्मी के मौसम में अधिकतर शादियां होती है गाँव में, तो उस लिहाज से थोड़ा सा अगर आप इसके सेंस को भी पकड़िएगा कि माँ के आधा आंखें नींदा नहीं, आयो आंखें नींदा नहीं रे, माँ के आंख में नींद कहाँ होगा, जिसके यहाँ जिसकी बेटी को ब्याह करना है, सारी चीजों को रस्म को पूरा करना है, कैसे आएगा। तो आपको इस हिसाब से थोड़ा सा सेंस पकड़िएगा, ठीक है, तो आपको क्या है, आप जवाब मिल जाएगा। अगला, कार्तिक पूर्णिमा बेरा निमरेक वाला मर्दाना पुरुष प्रधान नाच नृत्य कौन है कि, इसको भी आप क्या है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट VVI बोलता हूँ उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कार्तिक पूर्णिमा के समय, बेरा मतलब समय, कार्तिक पूर्णिमा समय निमरेक वाला मैंने होने वाला मर्दाना नृत्य कौन सा है। रास,
छऊ कली जरगा। तो ध्यान दीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के समय कौन सा नृत्य होता है? तो रास नृत्य होता है। क्या होता है? रास नृत्य होता है। इसमें क्या हम लोग के गांव साइड में भी देखिएगा, देवघर जिला की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पे क्या है कि रास मेला लगता है। उस अवसर पे क्या है, नृत्य होता है, रास नृत्य होता है, जिसमें राधा कृष्ण बना जाता है, प्लस चारों तरफ साइड क्या है, नृत्य होते हैं, कली भी बीच में रहती है, राधा कृष्ण के फॉर्मेट में नृत्य किया जाता है। उसके दूसरे दिन क्या है, मेला का आयोजन किया जाता है। ये सब परंपरा क्या है, आपको टाउन में देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर रूरल गांव से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा बेला समय कौन सा? मर्दाना प्रधान नृत्य। ध्यान दीजिएगा, रास क्या है? मर्दाना प्रधान है। उसी में क्या है, जेंट्स के द्वारा ही सारी चीजों को किया जाता है या वेशभूषा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रास पूछ देगा कौन सा नृत्य है, तो मर्दाना प्रधान नृत्य है। ओके, अगला मोय जानो ना, क्या है? मोय जानो ना कि रउरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सिखाई मगर एक विद्या रउरे नहीं जुन जानेला। ये प्रश्न कौन लोक कथा से है? तिरिया चरित भाई बन बन निकर बेटा नवा चादर गोपीचंद। क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तिरिया चरित है। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप सबों को पता है कि 1-2 क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप प्रूफ दे पाए, जीसीसी नंबर भी आपको देगी, तो इसलिए एक क्वेश्चन रखा गया है। क्या है कि मोह जानो ना कि रउरे बड़ा विद्वान है। मैं जानता हूँ कि रउरे तुम बहुत बड़ा विद्वान हो, सब विद्या सिखाई, सारा विद्या सिखाई उसको बोलता है, लेकिन एक विद्या क्या है, नहीं सिखाया। क्या विद्या कौन सा है? वो तिरिया चरित का विद्या है, और वो कहानी में सब चीज डिटेल दिया गया हुआ है। तो क्या है, वो तिरिया चरित से संबंधित है। तो तिरिया चरित लोक कथा नागपुरिया सदानी साहित्य से ले लिया है। पूछ देगा तिरिया चरित जो है लोक कथा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा नागपुरी सदानी साहित्य से लिया गया है। ये नागपुरी लोक कथा का पहल संग्रह के क्या है, ये जो है नागपुरी लोक कथा का, अगर नागपुरी सदानी साहित्य, तो नागपुरी लोक कथा का पहला संग्रह पूछ देगा, क्या बोलेगा? नागपुरी सदानी साहित्य। जी हाँ, नागपुरी, ये इंपॉर्टेंट देखिए सेगमेंट निकला, इसलिए देखिए क्या है ना, कई चीजों को थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा ना, तो वहां से चीजें रिफाइन होकर के आती है कि मेरे काम के क्या काम का चीज है। हो सकता है तिरिया चीज आपको नहीं पढ़ना, इससे कुछ नहीं पूछी, लेकिन यहाँ से देखिए वो डाटा निकल के आ रहा था जो हम आपके समक्ष रखे। क्या कि नागपुरी लोक कथा का पहला संग्रह। तो हम हर बार बताए हैं कि ऐसे में जो पहला होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो नागपुरी लोक कथा का पहला अगर संग्रह है ये बुक, ठीक है, पहला संग्रह है ये बुक, तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप ही चीजों को बताइए। तो नागपुरी लोक कथा का पहला संग्रह नागपुरी सदानी साहित्य, इसको बताने के लिए ये प्रश्न रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जानना। न सिर्फ सचिवालय नगर आपका महिला प्रवेशिका नागपुरी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप नागपुरी देने जाए, इस प्रकार ये सदाबहार प्रश्न हो जाता है। नागपुरी का पहला व्याकरण समझ इस प्रकार। चलिए अब वो जैसे नागपुरी पहला व्याकरण का जिक्र किया वही क्वेश्चन आ गया, नागपुरी व्याकरण कर पहल किताब के होके, तो ये आपको महिला परीक्षिका और आपके लिए सचिवालय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब एवरग्रीन सेक्शन होते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी और लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। तो ध्यान दीजिएगा नागपुरी व्याकरण का पहली किताब कौन सा है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, यह पहला किताब है। आप कमेंट में आंसर करके बताइए कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। जिनको पता होगा अच्छी बात, जिनको नहीं पता होगा वो सर्च कर लीजिएगा, वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा या टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिएगा, तो दोनों प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। एग्जाम में भूलने की प्रश्न जो संभावना है सबसे कम हो जाएगी और मार्क्स गेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, नागपुरी भाषा में बने पहला फिल्म कौन है। पहला फिल्म मैं बार बार बताता हूँ, जहां पहला की बात हो, जहां अंतिम की बात हो, वहां आप क्या करेंगे, अपने कान को क्या है खड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोनाकर नागपुर, सोनाकर पिंजरा, सोना माही पिंजरा, सोना का रखरा। तो बहुत कोई आंसर इसको कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, सोनाकर नागपुर, ये आपका क्या है राइट आंसर है। नागपुरी भाषा का पहला फिल्म कौन सा हो गया, सोना का नागपुर। ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सारे इस प्रकार के प्रश्नों का मिलावट आपको S4G पे केपी सर के द्वारा दिया जाएगा। बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आइए नीचे कुछ अपडेट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। झारखंड मॉडल प्रैक्टिस सेट जो भी लेना चाहते हैं नजदीकी बुक स्टोर में है, जाकर के लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका कोई विकल्प नहीं है। यही आपके एनर्जी को और आपके स्किल को रिफाइन करता है, ठीक है।
झारखंड करंट अफेयर्स S4G एंड रंजीत सर के द्वारा तैयार किया गया है, जबरदस्त है, काफी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक भी है, तो जरूर लीजिए, तैयारी कीजिए। साथ ही इतने बुक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब S4G पब्लिकेशन के द्वारा आ चुका है, और लीजिए, मजेदार बुक है, काफी कंटेंट में दम रहता है, या यहाँ तक लोगों का ये भी द्वारा कहा जा रहा है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन के रूप में S4G काम कर रहा है, आगे भी करते आ रहेगा। याद रखिएगा, जो भी संडे होता है या फ्री मॉक टेस्ट होता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट का अगर ज्यादा प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप ऐप के जरिए जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपका ऐप में चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जोहार और जय हिंद। और आप स्टे ट्यून करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही आप सबों से कामना है। मिलते हैं अगली क्लास में।